कहते हैं कि इंसान जब मेहनत करता है तो हमेशा वो सोचता है कि हमको जो है जितना जल्दी जॉब मिल जाए। इसमें वो कोशिशें तो लगातार करता है, परंतु होता क्या है कि आप कोशिश कर रहे हो फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है ना। और ये बात मैं अक्सर इसलिए बताता हूँ क्योंकि जीवन में देखो, आपके ऊपर आपके माता पिता की इच्छा, आपके माता पिता की खुशी, आपके फैमिली की खुशी जुड़ी होती है। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में कुछ करें, तो वो हमेशा आपको डांटते भी हैं, आप पे गुस्सा भी करते हैं। इसलिए करते हैं कि आप कभी भी सीरियस हो जाओ। और जब भी थोड़ा सा भी ना, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ये जरूरी नहीं कि आप पढ़ते कितना हो, ठीक है, कितने घंटे पढ़ते हो। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो कभी भी भार लेकर नहीं पढ़ना है, एक नियम आदत के रूप में कि हाँ, मुझे आज रात में जब तक मैं इतना नहीं पढ़ लूंगा तब तक रात का खाना नहीं खाऊंगा। तो एक आदत के वे में, एक डिसिप्लिन के वे में कि हाँ, मुझे ये करना है। और उसको आप अच्छे से जैसे जैसे करते चले जाते हो, वैसे वैसे ही क्या होगा कि आप अपने मंजिल की ओर नजदीक पहुंचोगे। जैसे कि आप जब पढ़ते हो तो आप सोचो कि मेरे माता पिता हमसे कितना आस लगाए हुए हैं, तो हम क्या होंगे, अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके खुशी के लिए तो पढ़ेंगे ना, है ना। क्योंकि आपके जॉब के पीछे न जाने कितने लोगों की इच्छा और खुशी होती है, तो दूसरों की खुशी के लिए भी कभी कभी पढ़ना जरूरी है। तो उसी प्रकार हम लोग भी एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, सेशन नंबर 93। और इसमें हम लोग सालों में से फिर से एक बार बहुत सारे प्रश्नों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ देखेंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 93 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, राउरकेला इस्पात संयंत्र, है ना। देखिएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है डॉट डॉट में स्थित है। ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये आपका जर्मनी के सहयोग से, ठीक है, 1955 में जर्मनी के सहयोग से भारत के एक राज्य उड़ीसा में बनाया जाना शुरू हुआ था, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, है ना। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में 1955 से, ठीक है, 1955 से जर्मनी के सहयोग से बनाया जाना शुरू हुआ था। जर्मनी के सहयोग से बनाया जाना शुरू हुआ था। फाइनली बन के कब कंप्लीट हो गया था, 1959 में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। किसका, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र का। इस चीज को याद रखिए, 1955, 1959 जर्मनी एंड आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से भी जाना जाता था, प्राचीन काल में कलिंग के नाम से भी जाना जाता था, फिर आपका ओडिशा भी इसको जाना जाता था और उड़ीसा भी इसको कहा जाता है। तो कई नाम थे इसके। इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, तो इसका कैपिटल हो जाएगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ के सीएम अभी कौन है, यहाँ के सीएम हैं मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके रघुबर दास, ठीक है। गवर्नर कौन हो जाएंगे, रघुबर दास। अगर हम लोग देखें कि उड़ीसा में कोई झील है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा झील हो जाएगा, तो चिल्का झील हो गया, अनसुपा झील हो गया, ये सारा कहाँ है, ये है आपका उड़ीसा में, ठीक है। याद रखिएगा, चिल्का झील जिसको हम लोग खारे पानी की बड़ी झील कहते हैं, एक का नाम आप शायद ना सुने हो, अनसुपा झील, ठीक है, अनसुपा झील, ये भी कहाँ है, तो ये भी आपका उड़ीसा में है, ठीक है। वहीं आप एक चीज और नाम सुने होंगे, हीराकुंड बांध, है ना, महानदी पर बना हुआ हीराकुंड बांध कहाँ है, तो ये भी है आपका कहाँ, उड़ीसा में। तो ये तो हुआ। चलो कुछ राष्ट्रीय उद्यान भी देख लेते हैं। जैसे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, क्या नाम है उसका, तो सिमलीपाल, ठीक है। आपसे सवाल करता है कि सिमलीपाल हो जाएगा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान हो गया। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ है, तो ये दोनों आपका उड़ीसा में है। और भी अगर देखें तो भारत में ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा हॉकी का स्टेडियम कहाँ है, तो ये भी कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इस चीज को भी याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका, हम लोग आंसर पहले ही लगा लेते ना, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखना,
कमसाले डॉट डॉट राज्य का पारंपरिक नृत्य है। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका कमसाले है ये एक नृत्य है और कहाँ का है, तो यह है दक्षिण भारत का एक राज्य कर्नाटका। दक्षिण भारत का एक राज्य कर्नाटका, यहीं का एक नृत्य है कमसाले। वैसे आप 2-3 नाम और याद रखिएगा, जैसे हो जाएगा आपका करगा, ठीक है, करगा हो जाएगा, और आप देखो जुड्डू हो जाएगा, ठीक है, गरुटी हो जाएगा। ये सारा क्या हो जाएगा, ये आपका सारा लोक नृत्य है और कहाँ का है, तो ये है आपका कर्नाटका का। ये तीनों का तीनों कहाँ का है, कर्नाटक का, ठीक है। अगर कर्नाटक के बारे में देखें तो कर्नाटक का जो राजधानी है क्या हो जाएगा, बेंगलुरु। कर्नाटक का जो कैपिटल हो जाएगा ये हो जाएगा बेंगलुरु। और आपको पता है बेंगलुरु में एक बहुत बड़ी संस्था का मुख्यालय है, किसका, तो बात हो रहा है इसरो का। सवाल बनता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है आपका कहाँ, बेंगलुरु में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को। इसके अध्यक्ष अभी कौन है, इनके बारे में आप बताइएगा कि इसके अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। जैसे आप सुनते हैं चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय, ये सारा कहाँ से छोड़ा गया था, तो ये सारा आपका कहाँ बनता है, तो आपका इसरो में ही ये सबका निर्माण होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगर गोवा के बारे में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा। गुजरात के बारे में देखें तो भारत का वह राज्य जिसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है। तटीय सीमा किसको कहते हैं, तो वैसा किनारा है ना, वैसा किनारा जो आपका समुद्र के साथ, महासागर के साथ सीमा लगाता है ना। अब भारत का देखो, जब आप प्रायद्वीपीय भाग देखते हो तो क्या देखते हो कि इधर आपका कौन सा सागर है, अरब सागर, इधर कौन सा सागर है, हिंद महासागर, इधर है आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये जो बॉर्डर साइड लग रहा है ना, ये किससे लग रहा है, तो किसी ना किसी समुद्र से, महासागर से लग रहा है, उसी को कहते हैं तटीय। तो भारत में कई राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं, उन सब में सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है, वो हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। सबसे बड़ा तटीय राज्य हो जाएगा गुजरात, और सबसे छोटा तटीय राज्य हो जाएगा, आप बताइएगा क्या हो जाएगा, गोवा। आपसे सवाल ये रहा कि बिहार जो है इसका तटीय सीमा लगता है या नहीं लगता है, और लगता है तो कितना किलोमीटर लगता है, ये आप बताइएगा। चलो असम के बारे में आता है, तो देखते हैं थोड़ा असम के बारे में। अभी असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे आने वाला है, ठीक है, तो असम का हम लोग वहीं पे देखते हैं। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये वाला। भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं क्या बोल क्या रहा है। देखो बोल ये रहा है कि उद्देश्यों का कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बोल रहा है कि उद्देश्य का जो कथन था ये सरदार वल्लभ भाई द्वारा। देखिएगा सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री की हैसियत से प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। देखो 2 लाइन बोल रहा है, दोनों लाइन जो बोल रहा है आपका अलग अलग क्वेश्चन से बोल रहा है। पहला ये बोल रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है, लाइन जो भी लिखा हुआ है उसका कहने का मतलब यही है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था। तो हम लोग को पता है कि संविधान सभा का जो बैठक हो रहा था उसका 5वां बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, और उसी दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था कि भाई हम जो संविधान बना रहे हैं वो मेनली किस एम को रख के, किस लक्ष्य को रख के बना रहे हैं, आखिर हम अपने नागरिकों को कौन सा अधिकार, कौन सा कर्तव्य देंगे, है ना, इस चीज पे बात हो रहा था। और उद्देश्य प्रस्ताव बनाया कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बनाए थे। कौन बनाए थे, तो जवाहरलाल नेहरू। मतलब पहला स्टेटमेंट जो था ये गलत था अपने आप में, ठीक है। सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड वाला ये बोल रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून मंत्री की हैसियत से प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। देखो अब ये लाइन आपका सही भी बोल रहा है, गलत भी बोल रहा है, यहाँ पे आपका आप अपना दिमाग का कितना यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे आपको पता है कि जब आपका अंतरिम सरकार बना था या 1947 के बाद भारत का पहला स्वतंत्र मंत्रिमंडल बन के आया था, तो उसमें कानून मंत्री का जो जगह था वो किसको दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन कानून मंत्री की हैसियत से वो देश को चला रहे थे, वो देश को संभाल रहे थे, ना कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने थे। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। और इस तरीके से अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो डी, न तो एक और न ही दो।
तो पहला वाला को तो करेक्शन हम लोग कर लिए ना कि पटेल नहीं होंगे, नेहरू जी होंगे। सेकंड वालों को चलो हम लोग देखते हैं। पहले तो आ जाओ कि प्रारूप समिति क्या था। तो प्रारूप कह लो, है ना, प्रारूप समिति कह लो, या इसी को कहा जाता है पांडुलिपि समिति। पांडुलिपि समिति, ठीक है, पांडुलिपि समिति। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी इसी को कहा जाता है। इसका मेनली क्या काम था? इसका काम था कि संविधान कैसे बनेगा उसका एक ड्राफ्ट तैयार करने का काम था, ठीक है। ये था आपका प्रारूप समिति। प्रारूप समिति बनाना चाहिए, इसका विचार कौन दिया था? तो इसका विचार दिए थे सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण, ठीक है, सत्यनारायण सिन्हा ने इसका विचार दिया, ठीक है। प्रारूप बनाया कौन? तो प्रारूप बनाया था BN राव, जिनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो 3 नाम आया, आपको याद रखना है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, है ना। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल कितने मेंबर थे? तो इसमें 6 + 1 मेंबर थे। आप हमेशा ऐसे याद रखिएगा। एक को हम लोग अलग क्यों कर दिए? क्योंकि जो एक था ये कौन था? ये था आपका अध्यक्ष। कई बुक्स में ना सिर्फ 6 दे देता है, कहीं कहीं पे 7 भी देता है। और अध्यक्ष कौन था? अभी हम लोग देख चुके हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे ये अध्यक्ष थे। कुछ कुछ और नाम देखते हैं, जैसे देखिएगा आपका मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद शादुल्ला इसके और भी मेंबर रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर देखेगा KM मुंशी। KM मुंशी इसके मेंबर रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर एक आपका देखो, पूरा नाम आपको याद नहीं रखना है, ऑप्शन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। एग्जामिनर बस ये देखना चाहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है। एक आपका, 2 आपका दक्षिण का आदमी था, एक के नाम में अय्यर आता है और एक के नाम में आपका आयंगर आता है, ठीक है। कितना नाम हो गया? 2 2 4 और 1 5, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका BL मित्र और एक होगा आपका TT कृष्णामाचारी, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा, देखो हुआ क्या था कि एक आदमी जो था वो रिजाइन दे दिया था और एक आदमी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो जो आपका एक आपका BL मित्र था, उनके जगह पे कौन आए थे? N माधव राव आए थे। BL मित्र, ठीक है, BL मित्र। इनके जगह पे कौन आए थे? तो N माधव राव आए थे। N माधव राव, ठीक है। और एक थे आपके, कौन थे? DP खेतान। इनके जगह पे कौन आए थे? TT कृष्णामाचारी। इस चीज को भी याद रखिएगा, DP खेतान। और इनके जगह पे कौन आए थे? तो ये आए थे आपके TT कृष्णामाचारी। TT कृष्णामाचारी। तो इस टाइप से आप याद रखिएगा कि इतने सारे मेंबर्स थे। ऐसे नहीं होता, आपसे नाम नहीं पूछेगा, अब इसका सेट आउट बना करके देखिएगा, क्वेश्चन में बुक खोल के देखिएगा, क्वेश्चन आपका बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा कि इनमें से कौन सदस्य था कौन नहीं था, इस टाइप से छांटने के लिए देता है। 2-4 नाम है, आप अगर इसको रिकॉल करते रहिएगा ना तो याद हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलो आते आगे, देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर स्थित नदी है। मतलब आप कह लो ना कि आपका USA मैक्सिको के कंपेयर में उत्तर में पड़ता है और मैक्सिको जो है आपका नीचे में पड़ता है। और इन दोनों के बीच की नदी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों की सीमा पर नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। कौन सी नदी हो जाएगी? रियो ग्रांडे नदी। आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाए या मैक्सिको हो जाए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाए या मैक्सिको हो जाए, दोनों जो है आपका कहाँ पर पड़ता है? किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग कंपेयर करते हैं, USA और आपका एक मैक्सिको, ठीक है। दोनों जो है आपका मैक्सिको के कंपेयर में देखा तो USA जो है आपका उत्तर में पड़ता है। अगर और भी देखें तो USA की जो खोज थी, ठीक है, ये कौन किया था? USA। हम लोग पढ़ते हैं ना कि अमेरिका के रास्ते की खोज किसने की, भारत के रास्ते की खोज किसने की? तो एक आदमी था कोलंबस, है ना, वो भारत के रास्ते की खोज के लिए निकला था, लेकिन कहाँ पहुंच गया था? अमेरिका। और किसका खोज किया था? अमेरिका का। तो ये हो जाएगा आपका कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस नाम था, ठीक है। ये और भी देखिएगा यहाँ पे USA के बारे में, इसका जो कैपिटल हो जाएगा USA का, क्या हो जाएगा? तो ये होता है आपका वाशिंगटन DC। और यहाँ पे DC क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया,
है ना। वहीं पे आप देखिएगा मैक्सिको, मैक्सिको का जो कैपिटल है ये बड़ा ही आसान नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मैक्सिको सिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैक्सिको सिटी जो है किसका कैपिटल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिको का। जबकि अगर और हम लोग यहाँ पे देखें कि इसका करेंसी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मैक्सिकन पेसो। ठीक है, मैक्सिकन पेसो, मैक्सिकन पेसो, ये हो जाएगा यहाँ का करेंसी। और ये जो है ना वहाँ की एक नदी का भी नाम है। ठीक है, और इसी नदी के नाम पे किसका नाम रख दिया गया है, मुद्रा का नाम रखा गया। यूएसए में और भी देखें तो कितने राज्य हैं, यूएसए में 50 राज्य हैं। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन से हैं, तो ये हो जाएंगे जो बाइडन। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिएगा मोनाजाइट नहीं होगा, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधिक अनुपात में होता है, तो याद रखिएगा कि केरल में मोनोजाइट का बहुत सारा रेत आपको मिलेगा। और उस रेत में किसका भंडार मिलता है, तो किस खनिज का भंडार मिलता है, तो ये मिलता है आपका थोरियम का। ठीक है, बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मोनोजाइट में कौन सा खनिज अधिक मात्रा में मिलेगा, तो ये मिलेगा आपका किसका, थोरियम का। ठीक है, अगर राज्य के बारे में देखें तो देखिएगा केरला हो गया, झारखंड, तमिलनाडु, ये सब राज्यों में जो थोरियम है ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा केरल में। ठीक है, केरला हो जाएगा आपका, और भी कौन सा हो जाएगा, तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा जो कि आपका सबसे दक्षिणतम राज्य है, झारखंड हो जाएगा, केरला, तमिलनाडु, झारखंड जैसे राज्य हैं, यहाँ पे थोरियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कोयला के बारे में देखें तो कोयला का आपका 4 प्रकार होता है, कौन कौन सा, तो एक होता है आपका एंथ्रासाइट, ठीक है, बिटुमिनस, फिर होता है आपका, एक होता है लिग्नाइट, और एक होता है आपका पीट। जिस कोयले में कार्बन जितना ज्यादा होगा वो कोयला उतना ही अच्छा होगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं 6 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो देखो ये दिवस जो है आपका 2000 कब से मनाया जा रहा है, 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, ये दिवस जो है आपका 2010 से मनाया जा रहा है। और कब मनाया जाता है, तो ये आपका जुलाई माह के 29 तारीख को मनाया जाता है। 29 जुलाई कब से मनाया जा रहा है, 2010 से मनाया जा रहा है। बाघ दिवस, देखो बाघ जो है ना हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। पहले शेर हुआ करता था, आपको पता है भारत का पहले राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था, लेकिन 1972 में शेर की जगह पे बाघ को बना दिया गया। क्यों, क्योंकि बाघ को संरक्षण देना था, बाघों की संख्या घट रही थी, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, तो ऐसा बहुत सारा कुछ रीजन रहा था। ठीक है, अगर और भी देखें तो जो आपका बाघ का जो जनगणना है, ये मतलब बाघ का जो गणना है, जनगणना नहीं होगा, 2006 से शुरू हुआ। ठीक है, 2006 से शुरू हुआ है। कितने वर्ष के अंतराल पे होता है, तो 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। रिसेंट में कब हुआ है, तो 2022 में हुआ है। और कंपेयर करें कि क्या 2018 से लेकर के 2022 के बीच बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, तो आप बताओ। हाँ भाई, वृद्धि हुई थी। और कितना परसेंट वृद्धि हुआ था, 6.7%, मतलब अच्छा खासा वृद्धि रहा था। अगर पूरा फैक्चुअल डेटा में देखें तो 2018 में कितनी संख्या थी बाघों की, तो ये हो जाएगा 2967। ठीक है, 2018 में जो बाघों की संख्या थी 2967 थी, इसमें वृद्धि कितना का हुआ, 6.7% का हुआ। और डेटा में कितना आ गया, तो डेटा में आ गया आपका 3167, है ना, 3167 बाघों की संख्या। और अभी तो देखो और भी बढ़ गया ना, 22 में हुआ है। तो अब बाघ गणना कब होगा, तो ये होगा आपका 4 साल बाद, इट मीन्स की 2026 में। अगर और भी देखें कि भारत में टाइगर रिजर्व है, तो हाँ भाई बहुत सारे हैं। सबसे बड़े कौन है, तो सबसे बड़े है आपका नागार्जुन टाइगर रिजर्व। और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है बोर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और ये कहाँ है, तो ये है आपका कहाँ, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट में आते हैं, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका एक प्रॉपर सेशन ही ले लेंगे। ठीक है, अभी कुछ राज्यों में राज्यपाल चेंज हुए हैं और हम लोग देख लेंगे कि किस राज्य में कौन बने। फिलहाल बात हो रहा है यहाँ पे झारखंड का। झारखंड में कौन थे, तो सीपी राधाकृष्णन थे। और सीपी राधाकृष्णन की जगह पे किनको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है संतोष कुमार गंगवार को, है ना, संतोष कुमार गंगवार को रिसेंट में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। बात करें झारखंड के बारे में तो यहाँ पे देखिएगा बिहार से अलग हुआ एक राज्य है, जो बिहार के अधिक मात्रा में खनिज संपदा को लेकर के अलग हो गया। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ। यहाँ कितने जिले हैं, तो यहाँ 24 जिला है। यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है हेमंत सोरेन। ठीक है,
हेमंत सोरेन बहुत ज़्यादा विवाद में रहे थे। कुछ दिन पहले ईडी का छापेमारी इनके पास भी हुआ था। चंपई सोरेन कुछ समय के लिए बने थे जो इन्हीं के सहयोगी थे, और अभी फिर से हेमंत सोरेन वहाँ के कौन बन गए, तो सीएम बन गए। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। अगर और भी देखें यहाँ पे तो देखिएगा सीपी राधाकृष्णन, है ना, सीपी राधाकृष्णन इससे पहले थे, ये कहाँ के बन गए हैं, तो ये बन गए हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, ये कहाँ के बन गए हैं, तो ये बन गए हैं आपके महाराष्ट्र के। वहीं देखिएगा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ये कहाँ के बन गए, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अभी ये भी नए बने हैं, और ये बन गए हैं आपके कहाँ के, आसाम के। ठीक है, आसाम के। और आसाम में इससे पहले कौन था, इनसे पहले कौन था, इनसे पहले था गुलाब चंद कटारिया। कौन था, गुलाब चंद कटारिया इससे पहले आसाम के राज्यपाल रहे थे। तो इस चीज को याद रखिएगा, है ना। अपने बिहार के अभी कौन है, तो बिहार के हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये अपने बिहार के हो जाएंगे। और बिहार के सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार। चलिए आगे आते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स, नाम देखिएगा थोड़ा सा आपको अलग टाइप का नाम मिलेगा, मोइदम्स को शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है, बता ये रहा है कि यूनेस्को के द्वारा क्या हो जाता है कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है कुछ प्रमुख जगहों को जो अपना ऐतिहासिकता रखता है। और मोइदम्स जो है असम में स्थित एक जगह है, एक बना हुआ कह लो कि मोनूमेंट टाइप का है, जो लगभग 700 साल पुराना है, जो लगभग 700 साल पुराना है। और किससे रिलेटेड है, तो ये राजघराने से रिलेटेड है। इसको क्या बनाया गया है, तो विश्व भारत का जो है आपका ये कितने नंबर का, यूनेस्को में ये कितने नंबर का साइट बन चुका है, तो ये 43वें नंबर का साइट बन चुका है। और कहाँ से, तो भारत का ये 43वें नंबर का साइट बना है। अभी क्या हुआ था, यूनेस्को का 43वां बैठक, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, यूनेस्को का 43वां सम्मेलन का बैठक चल रहा था। ठीक है, कितने नंबर का, 43वें नंबर का। और कहाँ चल रहा था, तो अजरबैजान में चल रहा था। और अभी पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे कि अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अजरबैजान में यूनेस्को का 43वें नंबर का सम्मेलन चल रहा था। वहीं पे भारत का मोइदम्स जो असम में स्थित है, इसको 43वां विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो इससे सवाल बनता है, रिसेंट में देखो 42वें नंबर का घोषित किया गया था, किसको, तो ये हो जाएगा आपका होयसल मंदिर। होयसल मंदिर, होयसल मंदिर। 41 नंबर का आपसे पूछ लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, शांति निकेतन, शांति निकेतन। ठीक है, होयसल हो जाएगा आपका कहाँ का, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक का। ठीक है, शांति निकेतन कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बंगाल का, है ना, बंगाल में ही है ना। 40वां में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका धौलावीरा, धौलावीरा ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात का। और 39वें में जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रामप्पा मंदिर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका रामप्पा मंदिर। इस चीज को याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताओ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्राजील की राजधानी है। देखो अगर आप बीएसएससी इंटर या सीजीएल किसी का भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपसे पूछता है कि ब्राजील, मतलब ब्राजील नहीं, आपसे किसी भी देश का पूछ सकता है कि आप इसका कैपिटल बता, पूछता भी, आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके। यहाँ पे सवाल कर रहा है ब्राजील की राजधानी कौन सी है, तो ब्राजील आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे सवाल करता है कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश कौन सा है, किसका बात हो रहा है, साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका का, है ना, तो ये हो जाएगा आपका सूरीनाम। सूरीनाम। ये जो आपका ब्राजील है, ये जो आपका ब्राजील है, ये जो है आपका चिली और इक्वाडोर को छोड़कर दक्षिण अमेरिका के सारे देशों के साथ बॉर्डर लगाता है। क्या बोलिए हम, कि जो ब्राजील है ये चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके दक्षिण अमेरिका के सारे देशों के साथ क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, वहाँ पे अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बहुत अच्छा फैक्ट आप जान सकते हो, जैसे यहाँ पे लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो है 2 लैंड लॉक कंट्री है, कौन कौन से, तो एक हो जाएगा आपका बोलीविया और एक हो जाएगा आपका पराग्वे। तो 4 कंट्री ना आप ऐसे याद रखो, ये दोनों जो है ये आपका ब्राजील से बॉर्डर नहीं लगाता है, ये दोनों जो है आपका लैंडलॉक कंट्री है। और अगर देखें तो विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला जो है, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये आपका साउथ अमेरिका में ही है,
साउथ अमेरिका किस नाम से है? तो ये आपका इंडीज के नाम से है ना? किस नाम से बताओ? इंडीज के नाम से है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ब्राजील में ही विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है और उसका नाम क्या है? अमेजन नदी। अमेजन नदी भी है, अमेजन जंगल भी है, सारा आप याद रखिएगा। या तो आप कॉन्टिनेंट याद रखिए साउथ अमेरिका, या फिर आप देश का नाम याद रखिए ब्राजील। ठीक है, चलो आते हैं आगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो ये रिपीट क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन डाले थे, टाइपिंग वाला खुद से डाल दिया, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। चलो इसमें थोड़ा बहुत ही हम लोग देखते हैं। जैसे आपका पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526। 1526। खानवा का युद्ध ये हुआ था आपका 1527, है ना? 27 में ही हुआ था ना। उसके बाद फिर देखो आप यहाँ पे चंदेरी, ठीक है, चंदेरी का हुआ था आपका, कब हुआ था? 1 साल बाद हुआ था, 1528। और आपका घाघरा का कब हुआ था? 1529। तो 26, 27, 28, 29 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखो क्या जाएगा? 2, 4, 3, 1। हाँ ये देखो 2, 4, 3, 1। देखो एक ही में 2 है, तो आपको अगर बस एक भी पता होता तो आप बना लेते। पिछले वाली वीडियो में प्रॉपर आपको डेट भी बताया गया था। जैसे पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। फिर आपका खानवा वाला कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को हुआ था। याद रखिएगा, एक बार रिकॉल करिएगा आप लोग भी, ठीक ना। चलो यहाँ पे अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ना, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखिएगा। चलिए आज कुछ हम लोग कमेंट देखते हैं, बहुत दिन हो गया कमेंट देखे हुए। देखिएगा जैसे ये अपने क्लास का ही नहीं, ये कोई विकास विकी कुमार जो भी है, देखिएगा एक सवाल पूछा गया था कि लोहा में, हाँ शायद लोहा और आपका वाटर वाला हम छोड़ दिए थे और बोले थे कि बताइएगा कि इनमें ध्वनि का चाल कितना होता है। तो देखिएगा इनका जवाब क्या आया है। लोहा यानी सॉलिड में साउंड की चाल कितना है? तो 5920 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और आपका वाटर में भी बताया गया है, यहाँ पे भी ये शायद का प्रयोग किए हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं और भी देखना, ये तो उन्हीं का है। देखिएगा एक कौशल कुमार करके कोई बच्चा है, वो कमेंट किए हुए लोहे में ध्वनि का चाल। तो आप लोग ऐसे कमेंट किया करिए। कमेंट से क्या होता है ना कि कमेंट करने के चक्कर में आप उतना कम से कम पढ़ाई किए होंगे, सर्च किए होंगे, अगर आपको याद होगा तो आप टाइप किए होंगे, तो उस तरीके से क्या होता है कि याद रहता है। जैसे और भी देखो आपका ये कौशल का है। यहाँ पे एक और सवाल था कि 1 रुपया जो है कितने दिनार के बराबर होता था। वो सवाल है जो शेरशाह सूरी वाला आपको बताया था। वो तांबा का जो चलता था दाम कहलाता था, चांदी का जो चलता था वो रुपया कहलाता था, और आपका जो सोना का जो चलता था वो मोहर कहलाता था। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बाकी देखिएगा और भी देखिएगा, एक किरण करके कोई है, लोहा में ध्वनि का चाल ये भी बताई हुई है। एक धनराज है, अकबर के समय 1 रुपया जो था ये 40 के दाम के बराबर हुआ करता था। शेरशाह सूरी के समय 1 रुपया 64 दाम के बराबर हुआ करता था। तो देखिएगा इस टाइप से कमेंट करने से क्या होता है कि ये सब चीज याद रहता है, ठीक ना। तो अगर आपसे सवाल किया जाता है तो आप क्वेश्चन करने का, जवाब देने का प्रयास करिए। बाकी फिर बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।